हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है कोल्हान यूनिवर्सिटी पीजी यानी एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 का सीसी 3 पेपर का आंसर मैं बताऊंगी, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव आपको खुद ही सॉल्व करना होगा। फुल मार्क्स आपका 70 होता है। टाइम दिया जाता है 3 आवर्स का टाइम, ठीक है, आपको आंसर लिखने के लिए। और यहाँ पे देखो ग्रुप ए है जो कि 1-1 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन। चाहे तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, या फिर एमसीक्यूज यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस जिसमें होते हैं वैसा हो सकता है, ठीक है। किसी भी रूप में होगा लेकिन 1-1 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। तो 1-1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स हो गया। और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो जो है आपका 15 मार्क्स का होगा। 7 या 8 आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है, जिसमें से आपको केवल 4 अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं। 1-1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें देखो ये एमसीक्यूज टाइप दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रीएम्बल जो है प्रस्तावना। ऑप्शंस दिए इसमें, क्या है प्रीएम्बल? संविधान का भाग है या फिर संविधान का भाग नहीं है, संविधान से ऊपर है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रीएम्बल जो होता है वो संविधान का एक भाग होता है। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कुछ कमीशंस के नाम दिए हैं जिसमें से आपको बताना है कि किसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इसकी उपज नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आयोग भारतीय संविधान की उपज नहीं है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए संघ लोक सेवा आयोग, और ऑप्शन यहाँ पे दिया निर्वाचन आयोग, या फिर वित्त आयोग, या फिर नीति आयोग, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में जो है संघ लोक सेवा आयोग की विवेचना की गई है। वही निर्वाचन आयोग 324 अनुच्छेद में, और आर्टिकल 280 में जो है आपको फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का वर्णन मिलेगा, लेकिन नीति आयोग का वर्णन कहीं भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रीडम मेंशन इन आर्टिकल 19। तो अनुच्छेद 19 जो है निम्न में से कौन अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता नहीं है? तो मौलिक अधिकार आपने पढ़ा ही होगा, उसमें से ही ये क्वेश्चन लिया गया। आपका चैप्टर है ना एक मौलिक अधिकार। यहाँ पे ऑप्शंस दिए सभा करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ असेंबली, या फिर फ्रीडम ऑफ ट्रैवल भ्रमण की स्वतंत्रता, या फिर आवास की स्वतंत्रता, या धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में जो है आवास की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, ठीक है। आवास की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th नंबर, द फिलोसफी ऑफ सोशल जस्टिस इज इनहेरेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन निहित है। किस में निहित है सामाजिक न्याय दर्शन संविधान के? न्यायपालिका में, इन द जुडिशरी, या फिर इन पार्लियामेंट संसद में, इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर ऑप्शन डी दिया है इन फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि देखो यहाँ पे संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन जो है नीति निर्देशक तत्वों में, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य को यह निर्देश देता है कि कानून बनाते वक्त नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना है। और नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। तो लोगों के हितों में काम करना, इसलिए ये सामाजिक न्याय का आधारशिला बनाती है, निर्माण करती है, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। निम्न में से कौन संसद का भिन्न अंग है? तो पहला दिया है प्राइम मिनिस्टर, या फिर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, या नन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो जो संसद का अभिन्न अंग जो होता है वो कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति, ठीक है। संसद में क्या क्या होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं,
ठीक है। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। और राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है, वो सदन का अंग नहीं है लेकिन संसद का अभिन्न अंग है। क्लियर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन कॉल अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? ठीक है, तो इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त बैठक में ना एक साथ दोनों की बैठक बुला सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बैठक में राष्ट्रपति बुला सकता है। और इसका वर्णन जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे कि कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है कि दोनों सदन को बुला सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति, तो 108 इसका अनुच्छेद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। भारत में मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है, या फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, मंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? राष्ट्रपति करता है नियुक्ति, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री की सलाह होती है, इसलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सलाहकार कहलाता है। ठीक है, और वास्तविक प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है, लेकिन औपचारिक प्रधान कौन होता है देश का? राष्ट्रपति। याद रखिएगा ये सब। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वर्क डज द गवर्नर परफॉर्म इन द स्टेट। राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य करता है? ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका के रूप में एज द रियल एग्जीक्यूटिव, या फिर संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव, या फिर मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में एज एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, या फिर ऑप्शन डी दिया है प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में एज एन एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। तो राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, जिनकी तुलना हम केंद्र सरकार के जो राष्ट्रपति होते हैं उनसे कर सकते हैं। ठीक, राज्यपाल जो होते हैं राज्य में वह संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल। मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद वह किसके प्रति उत्तरदायी है? ठीक है, तो इसका ऑप्शंस दिए हैं, राज्य विधानसभा, स्टेट असेंबली, गवर्नर, राज्यपाल, या फिर ऑप्शन सी दिया हुआ यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, या फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो मंत्रिपरिषद जो है राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद मंत्री सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, अब देखो 10th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर डिसीजन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व के निर्णय को बदला गया था, किस केस में? बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में, इन केस ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन, या फिर इन गोलकनाथ मामले में, या इन द केस ऑफ शंकरी प्रसाद वर्सेस सज्जन सिंह, या फिर इन द केस ऑफ गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है गोलकनाथ मामले में अपने पूर्व निर्णय को बदल दिया था। इसे बदलने के लिए संविधान में 24वां एवं 25वां संशोधन पारित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से संशोधन पारित किए गए थे, 24-25। क्लियर। अब देखो ग्रुप बी आ गया है। ग्रुप बी जो है 15-15 मार्क्स का आपका 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ कैपेबल टू मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ द कंट्री इन टाइम्स ऑफ पीस एंड क्राइसिस। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें तथा बताएं कि शांति एवं संकट के समय देश की एकता को किस प्रकार बनाए रखने में सक्षम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। 4th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है, डिस्कस द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे होता है, साधारण बहुमत द्वारा, विशिष्ट बहुमत द्वारा और विशिष्ट बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की सहमति के द्वारा। ठीक है, तो 3 प्रकार से होता है, तीनों को आपको याद रखना होगा क्योंकि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है 3 तरह से होती है, तो तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, और तीनों में कौन कौन सी सूची शामिल है वो भी याद रखना है। 5th नंबर देखो, भारतीय प्रधानमंत्री के शक्ति और स्थिति का परीक्षण करें। एग्जामिन द पावर एंड पोजीशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। 6th नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है और लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। 7th नंबर क्वेश्चन है, राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का वर्णन करें। डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट पॉलिटिक्स। 8वां एवं अंतिम प्रश्न है, उच्च न्यायालय के गठन, अधिकारों और कार्यों का वर्णन करें। डिस्कस द कॉम्पोजिशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिया था जिसमें से आपको 4 करने हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि 9 तक होता है यानी 8 क्वेश्चन दिया होता है, तो मतलब इन जनरल आप समझिए कि 7 या 8 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ऑप्शंस, जिसमें से आपको 4 का आंसर करना है। ठीक है, वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।